Hello students, let us continue with our topic which is operating system. So last session में हमने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है वो कंप्लीट कर लिया था एंड आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हाउ GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा फीचर है विच इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस, हाउ दैट इज यूजफुल टू अस। एंड लास्ट इज सिक्योरिटी, लाइक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और रोल है विच इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली जो वायरसेस होते हैं या वर्म्स होते हैं, ओके, उसको कैसे एलिमिनेट करना है या उससे कैसे प्रिवेंशन करना है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद मेमोरी मैनेजमेंट। सो व्हाट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट? बेसिकली हमने शॉर्ट में तो लास्ट लेक्चर में किया था कि जो भी चीज हम लोग हमारे कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, ओके, तो वो दिखते वक्त तो बहुत अच्छे से दिखता है, फोल्डर सिस्टम, लेकिन हर एक जो डेटा है या प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क में कहीं तो भी स्टोर हो रहा है। तो हार्ड डिस्क इतना बड़ा मेमोरी में जब भी कोई चीज स्टोर होती है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कॉलेज में आपने लाइब्रेरीज देखा रहेगा, कॉलेज का लाइब्रेरी सिस्टम होता है, तो बहुत सारी बुक्स होती है, तो एक डायरेक्टरी मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि कौन सी बुक कहाँ पर रखी गई है, राइट। सो उसी तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट भी वैसा ही कुछ है कि बहुत बड़ा मेमोरी है एंड बहुत सारे फाइल्स है, तो जो बुक्स है उसके जगह पे आप समझो फाइल्स है, फाइल्स है, फोल्डर्स है, डेटा है, प्रोग्राम है। तो कहाँ पर वो पर्टिकुलर डेटा या प्रोग्राम स्टोर्ड है, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। ओके, तो वो सारी चीजों को हम लोग को स्टडी करना है इन मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन जनरल द मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सबसे पहला, टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशंस फ्री और एलोकेटेड, एंड इफ एलोकेटेड टू विच प्रोसेस एंड हाउ मच। ओके, तो जैसे मेमोरी है, ओके, तो मेमोरी में क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ कुछ जगह फ्री होगी और कुछ कुछ एलोकेटेड होगी। ठीक है, अब अगर फ्री है तो भी मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा पार्ट मेमोरी का फ्री है, ओके, एंड कितना मेमोरी फ्री है, बेसिकली इन केबी और एमबी और जीबी, यस, कितना फ्री है, एंड अगर एलोकेटेड है तो कितना एलोकेटेड है और किसको एलोकेट करके रखा है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन के बारे में जो मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल है वो ध्यान रखता है। ओके, नेक्स्ट इज टू डिसाइड मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, दैट इज विच प्रोसेस शुड गेट हाउ मच मेमोरी एंड व्हेन एंड वेयर। तो हर एक प्रोसेस को कितना मेमोरी देना चाहिए वो एक पॉलिसी होता है, मेमोरी मैनेजमेंट पॉलिसी होता है। ठीक है, तो वो मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी की मदद से मालूम पड़ता है कि हर एक प्रोसेस को कितना देना चाहिए, कब और कहाँ। ठीक है, वो भी इसका काम है। एंड लास्ट, टू यूज वेरियस टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम टू एलोकेट और डीएलोकेट मेमोरी लोकेशंस। तो बेटा, अगर सपोज कोई प्रोसेस को हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट कर दिया है और वो प्रोसेस का काम हो चुका, कंप्लीट हो चुका है, तो क्या करेंगे, वो उसको फिर फ्री करेंगे, ये मेमोरी से उसको निकाला जाएगा। ठीक है, वी आर नाउ हियर टॉकिंग अबाउट रैम, ओके, विच इज द मेन मेमोरी की फिलहाल बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस जब भी हार्ड डिस्क में तो प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम जब हमारे रैम में आ जाएगा तब तो वो प्रोसेस बनेगा, राइट। सो ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में की है पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट में। ओके, सो जो भी प्रोसेस अगर रैम में आ चुका है उसका काम खत्म होने के बाद उसको डीएलोकेट भी करना चाहिए, राइट। तो वो भी काम ये करता है। ओके, अल्गोरिथम टू एलोकेट और डीएलोकेट द मेमोरी। नेक्स्ट, कितने टाइप के मेमोरीज होते हैं अभी? ओके, पहला जो मेमोरी टाइप है विच इज कंटीजियस। कंटीजियस मींस कंटिन्यूअस। कंटीजियस का मतलब कंटिन्यूअस। ओके, मतलब एक के बाद एक ऐसे मेमोरी लोकेशंस बहुत सारे ब्लॉक्स रहेंगे। ठीक है, रियल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें सिंगल कंटीजियस, फिक्स्ड पार्टीशन एंड वेरिएबल पार्टीशन, ये सब हमको देखना है, व्हाट इज पार्टीशन मेमोरी एंड ऑल।
नॉन कंटीजियस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन कंटीजियस? नॉन कंटीजियस का मतलब क्या होगा कि ये ऐसे यहाँ पे एलोकेटेड है, यहाँ फ्री है, यहाँ फिर से एलोकेटेड है, ये फ्री है, तो ये हो गया बेटा नॉन कंटीजियस मेमोरी। मतलब कि बीच बीच में वो अवेलेबल है, कुछ कुछ जगह पे वो अवेलेबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन कंटीजियस मेमोरी। ओके, कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहेगा तो कंटीजियस, ऐसे बीच बीच में से अवेलेबल रहेगा तो नॉन कंटीजियस। रियल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड लास्ट इसमें हमको पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड कंबाइन, ओके, ये तीन मेथड्स है। पेजिंग एंड सेगमेंटेशन हमको डिटेल में देखना है, एंड यही आज के सेशन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, व्हाट इज पेजिंग, व्हाट इज सेगमेंटेशन एंड व्हाट इज द वर्चुअल मेमोरी, ये भी आज हमको देखना है। ये तीन क्वेश्चन में से एक जनरली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन। मेमोरी मैप ऑफ अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, आज जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर है। तो पहले जो डॉस था ना, MS DOS, MS stands for Microsoft, DOS stands for Disk Operating System। ठीक है, तो ये MS DOS is an example of a single operating system, मतलब सिंगल यूजर ही उसको यूज कर सकता है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज रहती है, ये चार चीज उसके अंदर रहेगी। ओके, जो भी मेमोरी है, मेमोरी मैप का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो एंटायर मेमोरी है वो कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो प्रोसेस को थोड़ा पार्ट दिया जाएगा, कमांड इंटरप्रेटर को, मतलब कमांड ट्रांसलेटर, बेसिकली कमांड इंटरप्रेटर का मतलब ट्रांसलेटर होता है। ओके, ओके, एंड नेक्स्ट इज कर्नल। कर्नल बेसिकली क्या करता है कि बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी काम है वो कर्नल करता है। ठीक है, एक तरीके से आप इसको ब्रेन पकड़ लो ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, सो लेट अस सी दिस वन बाय वन। द मेमोरी मैप ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है देखो, प्रोसेस है, फ्री मेमोरी है, कमांड इंटरप्रेटर है एंड कर्नल है। यस, द कमांड इंटरप्रेटर ऑफ अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन्वोक्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो कुछ कमांड्स ऑलरेडी लिखे होते हैं, उसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करके किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ताकि मशीन को वो समझ में आए। ओके, नेक्स्ट इज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम loads program to be executed, that is the process, in the main memory and assigns as much memory as possible to it। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हार्ड डिस्क के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा है वो फेच होगा और कहाँ स्टोर हो जाएगा, प्रोसेस मेमोरी में। इट विल बिकम अ प्रोसेस, then it will be stored in the process memory। okay, after that क्या होगा, the kernel of such operating system provides basic ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज व्हाइल द कमांड इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स द कमांड। तो जो भी प्रोसेस के कमांड्स रहेंगे वो कमांड इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, और वन बाय वन वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते जाएगा। ठीक है, सो दिस कैन बी अ 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट इज मेमोरी मैप ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, next is very important question, which is what is partitioning, explain fixed and variable partitioning। okay, सो पार्टीशनिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग को मालूम है कि हमारा जो रैम है, ओके, तो रैम के अंदर जो भी प्रोग्राम हमारा हार्ड डिस्क में है वो जैसे ही रैम के अंदर आएगा, आफ्टर दैट ओनली इट विल बिकम अ प्रोसेस। तो पार्टीशनिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग रैम को ना फिक्स या वेरिएबल पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वी डिवाइड ईदर इट इन अ फिक्स्ड पार्टीशन एंड वेरिएबल। फिक्स का मतलब क्या कि अगर सपोज मैंने 10 MB बोला है पार्टीशन, तो हर एक जो पार्टीशन रहेगा इट विल बी ऑफ द सेम साइज, 10 MB ईच। ओके, वाइल वेरिएबल पार्टीशन का मतलब एज द नेम सजेस्ट कि कोई पार्टीशन का साइज बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल पार्टीशन। ओके, सो वाई वी डू दिस पार्टीशनिंग, बेसिकली एक पार्टीशन एक प्रोसेस को दे दिया जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो सपोज 3 प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, तो रैम के अंदर 3 पार्टीशन में वो 3 प्रोसेस चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे प्रोसेस 1 चलेगा, यहाँ 2 चलेगा, यहाँ 3 चलेगा, यहाँ 4, यहाँ 5. वेरी सिंपल. तो व्हाट इज अ पार्टीशन? ईच प्रोसेस इज गिवन अ पर्टिकुलर one particular partition. Okay, so let us see this. Partitioning in an operating system means dividing the main memory. ये सब किसकी बात चल रही है? रैम की चल रही है बेटा. Main memory into small parts called partitions, so that multiple processes or programs can be loaded and executed simultaneously. तो बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ रैम में लोड कर दिया एंड वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं. ओके, ईच पार्टीशन कैन होल्ड वन प्रोसेस एट अ टाइम. हर एक पार्टीशन में एक प्रोसेस चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल की गूगल क्रोम खोल के रखा है. यस, दैट इज वन प्रोसेस. देन हमने वर्ड फाइल खोल के रखा है, दैट इज द सेकेंड प्रोसेस. फिर हमने एक पीपीटी बना रहे साथ में, तो पीपीटी ओपन करके रखा है, दैट इज द थर्ड प्रोसेस. एक नोटपैड ओपन करके रखा है, दैट इज द फोर्थ प्रोसेस. तो चार प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. तो चार प्रोसेस के लिए चार पार्टीशन के अंदर वो चारों प्रोसेस को डाल दिया जाएगा. आई होप विद दिस एग्जांपल इट इज वेरी क्लियर. अब ये चारों एक साथ चल सकते हैं. ओके, नहीं तो क्या होगा कि इनमें से कोई एक ही चलेगा. ओके, सो दैट विल बी नॉट यूजफुल फॉर अस. हमको चाहिए ना कि 4 5 6 प्रोसेसेस एक साथ चलने चाहिए अपने, राइट? वही लिखा है, ईच पार्टीशन कैन होल्ड वन प्रोसेस एट अ टाइम. पार्टीशनिंग हेल्प्स इन मल्टी प्रोग्रामिंग वेयर सेवरल प्रोग्राम्स रन टुगेदर बाय शेयरिंग मेमोरी. ठीक है, तो पार्टीशनिंग में क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ चलते, मेमोरी को शेयर कर लेते बस. अब दो टाइप देखते हैं इसमें. पहला है फिक्स्ड पार्टीशन. एज द नेम सजेस्ट दे आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइजेस. In fixed partitioning, the main memory is divided into fixed size partitions as system एट सिस्टम स्टार्टअप. जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है हर एक को इक्वल पार्टीशन मिल जाता है. द नंबर एंड साइज ऑफ पार्टीशंस आर डिसाइडेड एट सिस्टम बूट टाइम एंड कैन नॉट चेंज लेटर. तो जो भी साइज है वो स्टार्ट में ही डिसाइड हो जाता है, इसका पार्टीशनिंग का साइज. बाद में वो चेंज नहीं कर सकते. If a process is smaller than partition, the unused space is wasted, which is called as internal fragmentation. ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा हुआ है कि सपोज कि ये प्रोसेस ये वन सपोज 1000 साइज है. 1000 साइज का हमने दिस 1000 कैन बी 1000 केबी या एमबी कुछ भी हो सकता है. आई एम जस्ट राइटिंग फॉर एन एग्जांपल 1000. एंड सपोज कि हमारा जो प्रोसेस है वो सिर्फ 500 स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहा है. ओके, इट इज ऑक्यूपाइंग ओनली द 500 स्पेस आउट ऑफ इट. तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस रह सकता है, राइट? और अपना प्रोसेस सिर्फ 500 का है, तो ये 500 तो यूज कर लेंगे लेकिन 500 वेस्ट हो गया, राइट? सो दैट इज व्हाई इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन. If a process is larger than the partition, it cannot be loaded. ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया कि अगर सपोज 1000 से बड़ा का हमारा प्रोसेस है तो फिर वो दो को कंबाइन करके भी स्टोर किया नहीं जा सकता. तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ फिक्स्ड पार्टीशन. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट वेरिएबल पार्टीशंस. तो वेरिएबल पार्टीशन में क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट कि अलग अलग साइज के पार्टीशन बनते जाएंगे डायनामिकली. उसके लिए नाम है डायनामिक. ओके, मतलब जब प्रोसेस चालू होता है तभी स्टार्ट में पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द प्रोसेस का साइज क्या होगा कि हम लोग अलग अलग साइज में उसको डिवाइड कर देंगे रैम को. सपोज 2000 हो गया, फिर 500 हो गया, फिर 3000 हो गया. ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता है. जैसे कि क्या होगा कि सपोज कि पहले ये सबको मैंने प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी ऐसे एलोकेट कर दिया है. थोड़े टाइम बाद में प्रोसेसेस का काम हो जाएगा तो वो फ्री हो जाएगा. ठीक है, तो अब सपोज ये प्रोसेस ए का जो काम है वो कंप्लीट हो गया. ओके, एंड अब ये फ्री हो चुका है और अब एक नया प्रोसेस लोड करना है विच इज प्रोसेस डी. और प्रोसेस डी का साइज है से 800 800 केबी या 800 एमबी पकड़ लो, व्हाटएवर. तो 800 साइज है इसका. तो अब क्या होगा, बाकी किधर जगह नहीं है तो इधर ही डालना पड़ेगा ना. तो ये जो फ्री मेमोरी था उसमें ये 800 अगर आ गया,
यस, तो मेजर पोर्शन ऑलमोस्ट कितना 1200 जो स्पेस है ये क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। तो वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। तो इन वेरिएबल पार्टीशनिंग द मेमोरी इज डिवाइडेड डायनामिकली एज पर द प्रोसेस साइज। ईच प्रोसेस गेट्स एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ स्पेस इट नीड्स प्लस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओवरहेड। मतलब बीच बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, उसको ओवरहेड बोलते हैं। ओके, ओवरहेड बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हैं बीच में। The size and number of partition change at runtime depending on the number and size of process. तो dynamically वो size वगैरह change कर सकते हैं। Memory is used more efficiently, but external fragmentation may occur. External fragmentation मैंने सिखाया, small free gaps between processes. तो ऐसे बीच बीच में gaps तैयार हो जाएंगे, 1200 waste हो गया ऐसा, तो इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ओके, सो आई होप द पार्टीशनिंग का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। लेट अस रिवाइज। मेन मेमोरी जिसको रैम बोलते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं या तो इक्वल पार्टीशन में या फिर वेरिएबल पार्टीशन में। ठीक है, इक्वल पार्टीशन में क्या होगा, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा, एक्सटर्नल एंड वेरिएबल में एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होगा। एक इसके ऊपर डिस्टिंग्विश भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों को ही आपको कंपेयर करना होगा। ओके, सो next concept is state the various steps involved in the allocation of a partition in case of fixed partition memory system. तो बेटा हमने फिक्स पार्टीशन मेमोरी सिस्टम देख लिया कि जिसके अंदर हर एक पार्टीशन को क्या है, इक्वल साइज रहेगा। देखो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, सो सपोज दैट एक हमने मेमोरी सिस्टम लिया है विच इज ऑफ इक्वल साइजेस। ओके, सो इसमें प्रोसेस को लोड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे वो हमको देखना है अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ प्रोसेस इज टू बी एलोकेटेड अ पार्टीशन, फॉलोइंग स्टेप्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स होगा, सबसे पहले प्रोसेस सिलेक्शन होगा। देखो इसके अंदर ना दो दो जो मैनेजमेंट है वो एक्टिवली काम करेगा। एक है पीएम विच इज प्रोसेस मैनेजमेंट एंड दूसरा है एमएम विच इज मेमोरी मैनेजमेंट। टोटल तीन मैनेजमेंट हमने देखे थे। यस, पहला था इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये पूरे प्रोसेस में आपको दो मैनेजमेंट ज्यादा यूजफुल होगा, विच इज प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो ये होगा कि कौन सा प्रोसेस को स्टार्ट करना है, वो कौन सिलेक्ट करेगा स्टूडेंट्स, प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू होगा। राइट, तो पहला है प्रोसेस सिलेक्शन। द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड्स विच प्रोसेस टू लोड इनटू द मेमोरी बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। लास्ट टाइम हमने देखा था अगर 10 प्रोसेसेस एक साथ है तो उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। वो कौन करेगा सिलेक्ट, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करेगा। ठीक है, अब प्रोसेस सिलेक्ट हो चुका है, नेक्स्ट क्या होगा, ये जो प्रोसेस है इसका कोड तो अपने हार्ड डिस्क में रहेगा। राइट, तो वहां से उसको लाना पड़ेगा। राइट, तो उसके लिए पहले प्रोग्राम साइज चेक होगा कि उसको कितना मेमोरी लगेगा, साइज चेक करेंगे उसका। द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स द प्रोग्राम साइज फ्रॉम द एग्जीक्यूटेबल फाइल हेडर। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल हेडर, ओके, देखो हर एक प्रोग्राम का ना एक्चुअल साइज अलग होता है। एक्चुअल साइज सपोज 1 GB है। ठीक है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल वो 1 GB का नहीं होता, कम होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल का साइज चेक किया जाता है। ठीक है, उतना उसको मिनिमम मेमोरी रैम में देना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप पार्टीशन एलोकेशन। अब थर्ड स्टेप हम लोग पार्टीशन को एलोकेट करेंगे। उसके लिए कौन हेल्प करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजर फाइंड्स अ फ्री पार्टीशन ऑफ सुटेबल साइज यूजिंग द पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल। तो पीडीटी का मतलब क्या होता है, पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल। एक टेबल रहता है जिसमें हमें मालूम रहता है कौन सा मेमोरी फ्री है और कौन सा एलोकेटेड है। ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, सो जो भी फ्री जगह रहेगी, क्योंकि साइज अब मालूम पड़ चुका है बेटा, तो अभी जब साइज मालूम पड़ चुका है तो कौन सा पार्टीशन फ्री है वो साइज का, वो पर्टिकुलर पार्टीशन में इसको फिट करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट
प्रोग्राम लोडिंग, अब क्या होगा, उसका बाइनरी कोड लोड होएगा, द बाइनरी प्रोग्राम इज लोडेड इनटू दैट पार्टीशन। तो अभी सपोज ये फ्री था, ओके, तो इसके अंदर उसका बाइनरी कोड लोड हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पीसीबी अपडेट। अब देखो, व्हाट इज पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। अब जैसे मेमोरी मैनेजमेंट में पीडीटी होता है ना, ओके, तो पीडीटी का मतलब होता है पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल, वैसे ही प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, पीसीबी, मतलब इट सी दिस विल टेक केयर ऑफ मेमोरी, कि वो उसमें वो पर्टिकुलर प्रोसेस कौन से मेमोरी में को एलोकेट किया है, कितना साइज किया है, एंड दिस विल टेक केयर कि प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं, यस, उसके बारे में ये ध्यान रखेगा, ठीक है। तो देखो, पीसीबी अपडेट, द पार्टीशन आईडी, जो भी पार्टीशन, कौन से पार्टीशन को ये एलोकेट हुआ है, राइट, वो किधर अपडेट हो जाएगा, पीसीबी में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेटस अपडेट, द मेमोरी मैनेजमेंट मार्क्स द पार्टीशन एज एलोकेटेड इन पीडीटी। तो यहाँ पे क्या गया बेटा, पार्टीशन आईडी गया, पार्टीशन आईडी मतलब कौन सा प्रोसेस कौन से पार्टीशन को एलोकेट हुआ है, ठीक है। और पीडीटी में क्या गया, यस, कि वो जो स्पेस है वो एलोकेटेड हो गया है, ताकि आगे कोई दूसरे प्रोसेस को वो एलोकेट नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट, शेड्यूलिंग, द प्रोसेस मैनेजमेंट, ओके, मैनेजर शेड्यूल्स द प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। समझ में आया, लोड हो गया बाइनरी कोड, अब उसको एग्जीक्यूशन किया जाएगा। तो ये 7 स्टेप्स है जिसके अंदर ये काम होता है। इसको और बेटर समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, ये बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस ए बी ऐसा ये प्रोसेस रखा है यहाँ पे, ठीक है, प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज द पार्टीशन आईडी। तो पार्टीशन आईडी P0, P1, P2, P3, P4, देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब ये जो पहला है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस 0 है, सीधे साइज 100 है, और फिलहाल ये फ्री है, कुछ एलोकेशन नहीं हुआ ना, तो ये फ्री है। वैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस का स्टार्टिंग क्या है, 100 के, तो देखो स्टार्टिंग एड्रेस 100 के, साइज कितना दिख रहा है, 100 से 400 मतलब 300 के का, तो 300 केबी का साइज है, और ये एलोकेटेड है। एलोकेटेड किसको है, प्रोसेस ए को एलोकेटेड है, जस्ट लिखा है एलोकेट हो गया है। तो इस तरीके से ये पीडीटी बोलते हैं इसको, ये पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हाट इज पेजिंग। तो अभी जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है ना, पेजिंग, देन सेगमेंटेशन एंड वर्चुअल मेमोरी, ये तीनों बहुत आसान है, बट दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, ठीक है, तो बस पूरे कंसंट्रेशन से अभी ये सीखना है हमको, ठीक है। तो व्हाट इज पेजिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल, एंड व्हाट इज पेज मैप टेबल, ठीक है, ये सब के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले पेजिंग क्या होता है, इन पार्टीशन मेमोरी सिस्टम sometimes free memory is scattered in small pieces, not continuous. So even if total free space is enough, a big program cannot be fitted in that place. This problem is called as external fragmentation. तो देखो इधर क्या लिखा है कि अगर हम लोगों ने पार्टीशन मेमोरी, जो अभी तक सीख रहे थे ना पार्टीशन मेमोरी, तो पार्टीशन मेमोरी का एक बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वेदर इट इज फिक्स्ड और वेदर इट इज वेरिएबल, कि बीच बीच में है ना प्रोसेस क्या हो जाते हैं ऑक्यूपाई, और बीच बीच में थोड़ा फ्री रहता है, ठीक है। अब सपोज कि मेरे को इस तरीके से ऐसे फ्री तो बहुत सारे मिलेंगे हम लोग को, टोटल मेमोरी बहुत फ्री है, लेकिन क्या है, स्कैटर्ड है, देखो आ रहा है समझ में, कंटिन्यूअसली फ्री नहीं है। तो मेरा एक बड़ा प्रोग्राम है, वो बड़े प्रोग्राम को कहीं पे भी फिट नहीं हो सकता, ना यहाँ पे फिट होगा ना यहाँ पे फिट होगा, यस। तो क्या बेस्ट सोल्यूशन है इसका, कि हमारा जो बिग प्रोग्राम है, यस बिग प्रोग्राम है, हम वो प्रोग्राम को ही पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज पेज, इसको बोलते हैं पेजिंग। आ रहा है समझ में, यस। तो अभी अगर बड़ा प्रोग्राम ही हमारा पेज में पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, तो जिधर जिधर फ्री है उधर उसको हम लोग फिट कर सकते हैं, यस। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग, कि एक बड़ा प्रोग्राम किधर भी फिट नहीं होगा, तो लेट अस डिवाइड द प्रोग्राम इनटू पेजेस, ठीक है।
So let us see this once more in partitioned memory system. Sometimes free memory is scattered in small pieces, not continuous. देखो ऐसा free बहुत सारे रहेंगे लेकिन scattered रहेंगे. सो इवन इफ द टोटल फ्री स्पेस इज इनफ, बहुत सारा फ्री स्पेस अवेलेबल है लेकिन वो स्कैटर्ड है. अ बिग प्रोग्राम कैन नॉट फिट देयर, राइट. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. अब इसको सोल्यूशन क्या है? पेजिंग सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम. इट अलाउज अ प्रोग्राम टू बी स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेमोरी, नॉट नेसेसरीली वन कंटिन्यूअस ब्लॉक. मतलब एक ही प्रोग्राम को हम लोग तोड़ के अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. तो टू डू दिस, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज्ड ब्लॉक्स. ठीक है. तो मेमोरी जो है वो इक्वल साइज के ब्लॉक्स में तैयार तोड़ दिया जाएगा. तो फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स कॉल्ड पेज फ्रेम्स. ठीक है. तो जो भी अपना फिजिकल मेमोरी है, ओके, वो ये सपोज अभी फिजिकल मेमोरी में इधर बनाता हूं. ओके. तो देखो ये हमारा फिजिकल मेमोरी है. अब ये पार्टीशन का कंसेप्ट नहीं चल रहा है, नया कंसेप्ट चल रहा है. ठीक है. तो जो भी हमारा फिजिकल मेमोरी मतलब हमारा रैम, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अब इक्वल पार्ट्स में. और इसको नाम क्या दे दिया? फ्रेम दे दिया, पेज फ्रेम. ठीक है. समझो ये खाली है ना, तो ऐसा हर एक को क्या नाम दिया है इन्होंने? पेज फ्रेम. ठीक है. एंड नेक्स्ट चीज, हमारे प्रोग्राम को भी डिवाइड कर दिया. यस. तो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर जो है और जो भी प्रोग्राम है उसको डिवाइड कर दिया और उसको नाम दिया पेज. तो अपना जो भी प्रोग्राम है उसको पेज नाम से पेजेस में डिवाइड कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हेन अ प्रोग्राम रन्स, इट्स पेजेस आर प्लेस्ड इनटू एनी अवेलेबल पेज फ्रेम्स. अब सपोज दैट कि इसमें कोई तो भी ये सब ब्लॉक्ड है और ये फ्री है बीच बीच के. तो जो फ्री है, जैसे इसका पेज ये 4 पेज में डिवाइड किया है, तो पेज 1 इधर स्टोर कर दिया, पेज 2 दूसरे जगह पे स्टोर कर दिया, जिधर दिख रहा है उधर पेजेस को स्टोर कर दिया. लेकिन कहाँ कौन से पेज को स्टोर किया है उसका डिटेल भी तो कहीं पे आना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज पेज मैप टेबल. वेरी सिंपल. ठीक है. इसका डायग्राम है नेक्स्ट पेज पे, वो बता रहा हूं मैं. फिलहाल एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं. तो ये जो पेजेस है ना, ये फिजिकल मेमोरी में हमने कहीं पे भी जहां पे अवेलेबल पेज फ्रेम था वहां हमने स्टोर कर दिया. आगे, a page table keeps track of which page is stored in which frame. This helps the CPU find data easily. The page size is fixed by the computer hardware and it is always a power of 2. तो जनरली जो भी मेमोरी है वो हमेशा पावर ऑफ 2 का ही रहता है बाय डिफॉल्ट. ओके. 1K 2K 4K ऐसा वो साइज रहेगा, पेज साइज पेज फ्रेम. ओके. सो नाउ लेट अस सी दिस विद अ डायग्राम. जैसे कि हमारा ये जो मेन हमारा जो प्रोग्राम है उसको हमने 4 पेज में डिवाइड कर दिया है. बड़ा प्रोग्राम था उसको 4 पेज में डिवाइड कर दिया है. पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3. एंड ये फिजिकल मेमोरी रैम है जिसके अंदर हमने उसको अलग अलग जगह पे स्टोर किया है. देखो इक्वल साइज के हैं सब. तो ये फिजिकल मेमोरी को नंबरिंग दिया 0 1 2 3 4 5. जैसे पेज 0 इधर 1 पे स्टोर्ड है, पेज 1 4 पे स्टोर्ड है, पेज 2 3 पे स्टोर्ड है एंड पेज 3 इज स्टोर्ड एट 0. तो ये पेज मैप टेबल है. पेज मैप टेबल क्या करता है? पेज और पेज फ्रेम का एक लिस्ट तैयार कर लेता है कि मैच द कॉलम जैसा बेटा. तो देखो पेज नंबर 0 is stored at page number 0 is stored at page frame number 1. Page 1 is stored at 4. Page 2 is stored at 3. And page 3 is stored at 0. Very simple. This is called as page map table. I hope this is very clear. Okay. So paging, let us revise once more now कि हमारा फिजिकल जो रैम होता है, फिजिकल मेमोरी, उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. दैट इज कॉल्ड एज पेज फ्रेम. ओके. और हमारा जो प्रोग्राम है जिसको हम लॉजिकल मेमोरी भी बोलते हैं, उसको हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जिसको बोलेंगे ईच विल कॉल इट एज अ पेज. अब कोई भी पेज को हम कोई भी जगह पे फ्री जगह पे स्टोर कर सकते हैं. बस उसका जो अपडेट है वो कहाँ पे होना चाहिए?
इट शुड बी अपडेटेड इन पेज मैप टेबल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब काम कर देता है कि कौन सा पेज कहाँ कौन से फ्रेम में स्टोर किया गया है, ठीक है। So this is very important question. And the next important question comes here is segmentation. Okay, so what is a segmentation method? तो in segmentation what happens is that कि हम लोग लॉजिकली हमारे पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्रोग्राम है ये, ठीक है। अब प्रोग्राम के अंदर भी है ना, जैसे कि एक पार्ट होता है जिसके अंदर एक्चुअल कोड लिखा रहता है। तो प्रोग्राम में क्या क्या चीज हो सकती है स्टूडेंट, सी दिस इन अ प्रोग्राम, इट इज बेटर लाइक दिस टू एक्सप्लेन कि इन अ प्रोग्राम देयर कैन बी 3 और मोर लॉजिकल कंटेंट, ठीक है। एक प्रोग्राम में सबसे पहले क्या रहेगा, कोड रहेगा, इंस्ट्रक्शंस रहेगा। दूसरा रहेगा डेटा जिसके ऊपर वो काम करने वाला है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रहता है, ठीक है। अदर देन दिस प्रोग्राम एंड डेटा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होता है। तो हमने क्या किया, हमारे प्रोग्राम को ना लॉजिकली डिवाइड कर दिया। जैसे कि एक सेगमेंट है कोड सेगमेंट, ये प्रोग्राम के अंदर का जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा वो स्टोर हो जाएगा कोड सेगमेंट के अंदर, ठीक है। ये प्रोग्राम जो डेटा पे काम करने वाला है, वेरिएबल्स एंड डेटा पे जो काम करने वाला है, वो सब इस डेटा सेगमेंट में स्टोर हो जाएगा। एंड जो भी टेम्पररी डेटा है या वेरिएबल्स है या एड्रेसेस है, ठीक है, बैकअप में रिटर्न एड्रेस बोलते हैं हम लोग, तो वो एड्रेसेस सब स्टैक सेगमेंट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आप ही सोचो, क्या ये सबका साइज सेम पॉसिबल है क्या? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। शायद कोड सेगमेंट, कोड इसके अंदर का जो कोडिंग पार्ट है उसको मेमोरी कम लगे, डेटा को मेमोरी ज्यादा लगे। तो ऑफ कोर्स द सेगमेंटेशन इज ऑफ वेरिएबल साइजेस, ठीक है। तो जो पेज फिक्स साइज का था, ये सेगमेंटेशन वेरिएबल साइज का है, ठीक है। सो द लॉजिक इज, वी उधर प्रोग्राम को इक्वल साइज में डिवाइड किया था, इधर प्रोग्राम को लॉजिकली डिवाइड किया है, ठीक है। मतलब कोड अलग से, कोड को अलग कर दिया, प्रोग्राम को अलग कर, सॉरी, कोड मींस प्रोग्राम ओनली, राइट। सो कोड अलग कर दिया और डेटा अलग कर दिया, और एक्स्ट्रा में कुछ भी रहेगा उसको स्टैक सेगमेंट में डाल देंगे, ठीक है। So let us see, segments are logical parts of a program, like chapters in a book। जैसे एक बुक के अंदर कैसे चैप्टर्स होते हैं, उस तरीके से ये सेगमेंट्स होते हैं। और अब हर चैप्टर इक्वल पेज का होता है क्या? नहीं, राइट। उसी तरीके से सेगमेंट्स भी इक्वल पार्ट के नहीं हो सकते, एंड दे कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट मैचेस हाउ यूजर थिंक्स about their program. It organizes memory in a way that supports the user's logical view। तो यूजर के लॉजिकल व्यू को ये सेगमेंटेशन प्रोसेस सपोर्ट करता है, ओके। ईच सेगमेंट हैज टू की थिंग्स। हर एक सेगमेंट के पास दो चीज रहता है, एक तो सेगमेंट का नंबर रहेगा और दूसरा उसका साइज रहेगा। कॉमन सेंस है, हर एक सेगमेंट का नंबर रहेगा, हर एक सेगमेंट का साइज रहेगा, ठीक है। एवरी प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड, ये हमने देखा, हर एक प्रोग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 या उससे ज्यादा भी। दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स इफ नीडेड। कोड सेगमेंट में क्या रहेगा, सब इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। डेटा सेगमेंट में वो डेटा रहेगा जिसपे ये इंस्ट्रक्शंस काम करने वाले हैं। एंड लास्ट स्टैक सेगमेंट में कोई भी टेम्परेरी डेटा, वेरिएबल या रिटर्न एड्रेसेस, ये सब स्टोर होता है स्टैक सेगमेंट में। A typical program can has a main program, sub-program and some library function. Each of these part is stored in different segments. ठीक है? So, for example, ये एक एग्जांपल देखते बेटा, कि जैसे अपना मेन जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे 4 सेगमेंट में ब्रेक कर दिया। एक तो मेन प्रोग्राम सेगमेंट, सब प्रोग्राम, स्टैक एरिया एंड डेटा एरिया, ऐसे 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। देखो सबका साइज अलग है, ये 0 टू 999 मींस 1000 का साइज है, इसका 0 टू 399 का 400 का साइज है, एंड सो ऑन। अब ये चीज मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, जिधर जिधर अवेलेबल है। तो क्या रैंडमली स्टोर कर दिया है, देखो। जैसे कि ये सेगमेंट 0 कहाँ स्टोर किया है, सीधे 1400 टू 2400, 1000 का साइज हो गया ना। सेगमेंट 1 400 का साइज है, देखो 3400 से 3800 पे स्टोर हो चुका है। अब इसका जो टेबल रहता है उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट मैप टेबल।
जैसे उधर पेज मैप टेबल था, यहाँ पे सेगमेंट मैप टेबल है। तो सेगमेंट नंबर 0 का साइज था 1000 और ये कहाँ पे स्टोर हुआ, सीधे इधर। और उसका एड्रेस क्या था, बेस एड्रेस मीन स्टार्टिंग एड्रेस, तो स्टार्टिंग एड्रेस था 1400 सीधे। नेक्स्ट इज सेगमेंट नंबर 1। सेगमेंट नंबर 1 कहाँ स्टोर हुआ, इधर, उसका साइज क्या था 400। यस। एंड सेकेंडली कहाँ स्टोर हुआ है वो, 3400 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इस तरीके से ये सेगमेंट मैप टेबल आता है। तो आपको जो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, विद डायग्राम्स बना के आना है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। लेट अस डू दिस क्विकली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Memory is divided into fixed size blocks called paging. Memory is divided into variable size blocks called segments. It is used to manage physical memory efficiently and avoids the external fragmentation. It is used to match the logical structure of the program, that is code, data, stack, etc. तो logically program को divide करने के काम में आता है. All pages are of equal sizes. Each segment can be different size depending on program need. Yes. It uses program page map table and this uses segment map table. ठीक है. नेक्स्ट इज, जैसे मैंने बोला, थर्ड क्वेश्चन नाउ वेरी इंपॉर्टेंट में, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कि सपोज दैट हमारा जो रैम है वो 4 GB का है, ठीक है। और ये रैम के अंदर ना हमको एक गेम स्टार्ट करना है। ओके, आपको एक गेम स्टार्ट करना है और वो जो गेम है वो ऑफ कोर्स किधर रहेगा, हार्ड डिस्क में रहेगा स्टूडेंट्स। ये बड़ा हार्ड डिस्क अपना, ये गेम है 6 GB का। ओके, अब वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, सी इफ दिस वर्चुअल मेमोरी का सिस्टम नहीं है अगर, तो बेटा ये गेम जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये 6 GB इसमें आ ही नहीं सकता ना। देखो बेसिक फंडा क्या है, वट एवर प्रोग्राम दैट वी नीड टू रन, इट शुड फर्स्ट कम इन द रैम, ओनली आफ्टर दैट उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है। ये तो बेसिक फंडा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, राइट। अब ये 6 GB तो इम्पॉसिबल है इधर आना 4 GB के अंदर, राइट। तो वर्चुअल मेमोरी क्या करता है कि ये जो 6 GB में से जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको पहले सबसे पहले लोड करना चाहिए, तो पूरा 6 GB तो एक एट अ टाइम नहीं यूजफुल होगा, राइट। तो ये 6 GB में से जितना यूजफुल पार्ट है ना, सिर्फ उतना ही रैम में लोड होगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये 6 GB में से अभी जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो 3 GB है, तो इसका 3 GB का जो पार्ट है वो इसमें लोड हो जाएगा एंड गेम स्टार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन इज, whatever is not useful it will get deleted and whatever part is useful वो लोड होते जाएगा। उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें से जो भी पार्ट यूजफुल है वो इधर लोड होते जाएगा और जो यूजफुल नहीं है वो डिलीट होते जाएगा, ऑटोमेटिक उसमें से रैम में से क्लियर होते जाएगा। ऑफ कोर्स इधर तो परमानेंटली स्टोर्ड है, ठीक है। सो इन दिस वे बेसिकली वी कैन रन अ प्रोग्राम विच इज ऑफ हायर साइज एज कंपेयर टू द रैम साइज। रैम साइज 4 GB का है, लेकिन उससे बड़े प्रोग्राम को भी हम लोग रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब इसको रीड करते देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज अ memory management technique that gives an illusion to user that they have a large continuous block of memory even if the physical RAM is limited। मतलब हम लोग को एक illusion, मतलब एक ऐसा आइडिया लग रहा है कि भले ही हमारा रैम 4 GB का ही है फिर भी हम उससे बड़े साइज का भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। It allows a program to run even when it is larger than the actual physical memory RAM available in the system। तो larger program को run करने के लिए भी ये concept काम में आता है। Virtual memory enables execution of multiple programs efficiently। इसी concept की वजह से बहुत सारे program एक साथ भी run हो सकते हैं। It avoids memory shortage and increases the system performance। When a program is loaded, only a part of it is kept in RAM। जैसे मैंने बोला कि ये पूरा 6 GB नहीं जाएगा, उसका थोड़ा सा रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पार्ट ऑफ इट ही
लोड हो जाएगा. द रिमेनिंग पार्ट स्टेज इन अ स्पेशल एरिया ऑन द हार्ड डिस्क कॉल्ड स्वैप स्पेस और पेज फाइल. तो इसका जो रिमेनिंग एरिया है हार्ड डिस्क में ही रहेगा, एक स्पेशल एरिया में रख देंगे उसको हार्ड डिस्क के अंदर ही, जिसका नाम इन्होंने दिया है स्वैप पेज, स्वैप स्पेस या पेज फाइल. नाम एक दे दिया क्योंकि स्वैप होने वाला है ना. इधर से चीजें डिलीट होगी और इधर से वो पार्ट इधर वापस आते जाएगा. ठीक है. When the program needs data not currently in RAM, the OS swaps the required data from the disk into the RAM. This process is called paging or swapping. तो ये ऐसा जो भी इंपॉर्टेंट पेज चाहिए रहेगा वो इधर से इधर आते जाएगा. ओके. और यहाँ से जो चीज नहीं चाहिए वो डिलीट होते जाएगा ऑटोमेटिकली. The OS uses a page table to keep track of which part of the program is in the RAM and which part is on the hard disk. तो वो तो एक वापस टेबल बनेगा, राइट, कि कौन सा पार्ट रैम में है और कौन सा डिस्क में है. ये 6 GB में से कौन सा पार्ट रैम में है, कौन सा पार्ट डिस्क में है, उसका एक टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम बना के रखेगा. ठीक है. सो दिस इज अबाउट वर्चुअल मेमोरी. अब वर्चुअल मेमोरी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जैसे कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. ओके. उसमें पहला है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. व्हाट इज अ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस? तो देखो कि यहाँ पे हम लोग को है ना एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि कौन सा पेज रैम के अंदर, सी देयर विल बी इन द रैम देयर विल बी मेनी पेजेस. ठीक है. तो एक प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि भाई हाँ ये वाला पेज तो आगे काम में नहीं आने वाला, डिलीट करो. ये वाला पेज काम में नहीं आने वाला, डिलीट करो. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. It gives a forecast whether a page is likely to be referenced in the near future or not, depending on its behavior in past. एक prediction कि ये वाला पेज बहुत देर से यूज नहीं आया तो शायद आगे भी यूज नहीं आएगा. Thus, it helps to decide whether the page should be thrown out from the main memory to make space for the new pages or not. समझ में आ गया? तो अगर बहुत देर से कोई पेज यूज नहीं आया तो उसको खाली करो ताकि नया पेज हम लोग यहाँ पे डाल सके. Page fault. When a page which is not in the main memory is referenced, then a page fault arises. At this time, OS loads the page in the main memory. कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा पेज का मतलब कमांड जो रहते हैं ना, वो कोई ऐसे पेज को रेफर कर देते हैं जो मेन मेमोरी में है ही नहीं. तो उस वक्त पे उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट. एंड अर्जेंट बेसिस पे हार्ड डिस्क से वो पेज को अंदर लोड किया जाता है. ठीक है. वर्किंग सेट. अभी जितने पेजेस एक्चुअली रैम में है जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको बोलते हैं वर्किंग सेट. द सेट ऑफ पेजेस इन द फिजिकल मेमोरी विच आर एक्टिवली रेफर्ड टू एट एनी मोमेंट is called as working set. Working set helps to decide page replacement policy. तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी अभी आगे देखेंगे कि एज द नेम सजेस्ट कि कौन सा पेज को हम लोग को निकालना है और नया पेज को लोड करना है. दैट इज कॉल्ड एज पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी. इफ देयर इज नो पेज फ्रेम इन द मेन मेमोरी टू अकोमोडेट न्यू पेजेस. अब मतलब क्या, सब फुल है, कोई भी पेज फ्रेम खाली नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, चेक करेगा कि किसको डिलीट करे ताकि नए को फिट कर सके. The operating system overrides some existing pages. These pages are determined by page replacement policy. तो ये सपोज वही एक तरीके से यही पॉइंट जैसा है कि एक अंदाजा लगा जाएगा कि कौन सा पेज ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो उसके जगह पे जो यूजफुल पेज है वो यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा. ओके. Dirty page. A page which is modified after it is loaded in the main memory is called as dirty page. तो देखो हमने प्रोग्राम गेम का जो पार्ट है उसको मेन मेमोरी में ले लिया और फिर उसके कोड को ही हमने मॉडिफाई कर दिया. ठीक है. तो वो जो पेज है जिसको हमने मेन रैम में लाने के बाद कोड ही मॉडिफाई किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ डर्टी पेज. ठीक है. एंड डिमांड पेजिंग एज द नेम सजेस्ट कि अगर सपोज को जो भी पेजेस चाहिए अर्जेंट में, ओके, उसको डिमांड पेजिंग बोलते हैं. तो क्या होगा, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में रैम में वो ऑन डिमांड लोड होते जाएंगे. ठीक है. तो दीज आर द टर्म्स. आपको इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी वर्चुअल मेमोरी का ही पार्ट है. ठीक है. सो विद दिस हमारा जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो हो गया. अब जीयूआई एंड सिक्योरिटी बचा है, ये स्मॉल टॉपिक्स है. ठीक है. तो बेटा ग्राफिक यूजर इंटरफेस के बारे में आपको तो मालूम ही होगा.
ये एक तरीका एक एग्जांपल है एमएस ऑफिस, ठीक है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइटल बार पे क्या ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज या क्रॉस का आइकन होगा। नेक्स्ट इज मेनू बार। मेनू बार में क्या होगा, ये फाइल एडिट ये सारे ऑप्शन रहेंगे, हेल्प एंड ऑल। फिर स्क्रॉल बार होते हैं कि अगर सपोज कि हमारा डेटा ज्यादा है, एक स्क्रीन पे नहीं आ रहा, तो उसको हम ये स्क्रॉल करके वर्टिकली हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करके डेटा को देख सकते हैं। ओके। एंड ये सब के बारे में अभी हम लोग को, ये सब कुछ आता है किसमें, जीयूआई में, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसकी मदद से क्या है कि हम लोग खाली क्लिक करके कमांड दे रहे हैं, कोई कोड लिख नहीं रहे बेटा। तो सपोज कि ये फाइल को ओपन करना है, ये फाइल के का जो आइकन है इसको ओपन करना है, तो इसके लिए हम कोड नहीं लिखते, बस क्लिक कर देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ अ क्लिक बैकएंड पे कोड रन हो रहा है। तो ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस यही करता है, जो कमांड्स होते हैं उसको क्लिक्स में बदल देता है। इससे क्या होता है, यूजर को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना आसान हो जाता है, ठीक है। सो let us see this GUI, graphic user interface. A GUI is an interface किसके बीच में, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में बैठता है, राइट। where user interacts with the computer using graphics, icons and menus instead of typing commands. कमांड टाइप करने के, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कि कुछ हम लोग को पार्ट ओपन करना है कंप्यूटर में, तो हम लोग वो रन करके भी कमांड लिख सकते हैं ना ओपन करने के लिए। वो सब करने की अपने को जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्लिकिंग से ओपन कर रहे हैं, राइट। So example, Windows operating system is a GUI based system. Advantages: no need to remember commands, user can click on icons instead of typing long commands. Multitasking, several programs can run at a time, ऐसे अलग अलग विंडोज में दिखाई देते हैं एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम। इजी डेटा शेयरिंग, खाली अपन हार्ड क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं या कट कॉपी पेस्ट करके फाइल एक फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ट्रांसफर कर सकते हैं। यूजर फ्रेंडली, सबसे बड़ा चीज की जीयूआई इज सिंपल कंसिस्टेंट, एंड जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आता है, लेमैन पर्सन नॉर्मल पर्सन को भी जीयूआई के मदद से कंप्यूटर सीख सकता है वो। ओके। फीचर्स ऑफ जीयूआई, icon and menus. Commands are shown as icons or menu options instead of text commands. माउस बेस्ड इंटरैक्शन, खाली क्लिक करने से अपना फाइल ओपन सेव हो जाता है। विंडोज कंसेप्ट, बहुत सारे मल्टीपल विंडोज में काम होता है, राइट। एंड विजुअल फीडबैक, तो जीयूआई प्रोवाइड्स इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू यूजर एक्शन, फॉर एग्जांपल हाइलाइटिंग और कर्सर चेंज। तो ये जो भी चीजें हैं ये सब इंस्टेंटली हो सकता है। ओके। सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज जीयूआई, इट्स एडवांटेजेस एंड फीचर्स। नाउ व्हाट इज टाइटल बार, मेनू बार, स्क्रॉल बार एंड डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो टाइटल बार इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एट द टॉप ऑफ द विंडो। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन और करंट डॉक्यूमेंट, एंड इट यूजुअली कंटेन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स। ये टाइटल बार हो गया है, राइट। नाम है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस बटन वगैरह रहेगा, सबसे ऊपर रहता है टाइटल बार। मेनू बार में क्या रहता है, ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रहता है बिलो द टाइटल बार। इसमें फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प ऐसे ये सब मेन्यूज अवेलेबल है। ईच मेन्यू हैज अ सेट ऑफ कमांड्स और ऑप्शंस। तो जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो ओपन अ फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल, सेव अ फाइल, तो हर एक के अंदर इंडिविजुअली कमांड्स होंगे। ओके। नेक्स्ट स्क्रॉल बार, अगर हमारा जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है या पिक्चर है, वो एक इसमें फिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। A scroll bar is a vertical or horizontal bar that appears when the content doesn't fit in the window. It allows the user to scroll up, down, left or right to see the hidden part of the content. Okay. लास्ट डायलॉग बॉक्स, कोई बीच बीच पे पॉपअप्स आ जाते हैं, स्मॉल कॉर्नर के अंदर आ जाता है, दोज आर कॉल्ड एज डायलॉग बॉक्स। अ डायलॉग बॉक्स इज अ स्मॉल विंडो दैट पॉप्स अप टू आस्क द यूजर फॉर इंफॉर्मेशन और गिव इंस्ट्रक्शन। जनरली उसके ऊपर ओके, कैंसल, यस, नो ऐसे ऑप्शंस होते हैं। ओके। सो आई थिंक दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन सेंस है, ये सब आप सबको मालूम होगा। लास्ट पार्ट इज ऑफ सिक्योरिटी नाउ, ठीक है।
तो सिक्योरिटी, जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारा इंफॉर्मेशन जो जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, ओके, एंड इट शुड नॉट बी विजिबल टू एनीवन एल्स, राइट। तो उसके लिए सिक्योरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सिक्योरिटी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम ensures that data and program are protected from unauthorized access and that user cannot interfere with each other or with the system। तो जैसे आपका जो भी इंफॉर्मेशन है कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको यूज करना नहीं चाहिए, एंड हर एक यूजर अपना अपना इंफॉर्मेशन यूज करना चाहिए, एक दूसरे का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी। अब इसमें तीन सबसे मेन पार्ट है सिक्योरिटी में। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि कोई उसको रीड नहीं करना चाहिए। यस, कॉन्फिडेंशियल डेटा को रीड नहीं करना चाहिए। तो इट इज मेजरली रिलेटेड टू द रीड ऑपरेशन। जैसे अ स्टूडेंट कैन नॉट एक्सेस अनदर स्टूडेंट्स ग्रेड। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का ग्रेड नहीं देख सकता, राइट। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो, confidentiality ensures that information is not accessed in an unauthorized manner. It is generally related with the read operation. इंटीग्रिटी इज रिलेटेड विद द राइट ऑपरेशन, मतलब अनऑथराइज पर्सन आकर के इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपका मार्क्स है तो मार्क्स कौन अपडेट कर सकते हैं, सिर्फ टीचर्स से ही अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, हम एज ए स्टूडेंट जाकर के उसको हैक करके मार्क्स अपन चेंज नहीं कर सकते, राइट। करना भी नहीं चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इंटीग्रिटी ensures that the information is not amended or deleted by an unauthorized manner. It is generally related to the right operation. Example, only the teacher can update the marks in the system. एंड थर्ड इज अवेलेबिलिटी। राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी होना चाहिए। जैसे कि जब टीचर मार्क्स एंट्री कर देता है और फिर ग्रुप में आता है कि यू कैन चेक योर मार्क्स नाउ, तो आप आपका यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप खुद का ही मार्क्स देख सकते हो, राइट। उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी। इट एंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द ऑथराइज्ड यूजर एट राइट टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल, द ऑनलाइन रिजल्ट पोर्टल इज एक्सेसिबल टू स्टूडेंट ड्यूरिंग एग्जाम रिजल्ट्स। ठीक है, so this is the different elements of security, important question. And the last concept is what is the difference between a worm and a virus। तो बेटा कंप्यूटर के अंदर हम बोलते हैं ना वायरस आ गया, अभी तो बहुत कम हो गया है लेकिन पहले बहुत ज्यादा था ये। तो वायरस एंड वर्म में क्या डिफरेंस होता है? तो जो वर्म्स होते हैं ना, ये कंप्लीट प्रोग्राम होते हैं एंड ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। एंड क्योंकि ये हैवी साइज में होते हैं ना, तो ये सिस्टम को स्लो डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनका इंटेंशन कुछ मतलब डेटा चुराना वगैरह नहीं है। ठीक है, यूजर को हार्म करना नहीं है, लेकिन सिस्टम को हैंग कर देना है। ठीक है, ताकि पूरा का पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो जाए। ठीक है, अननेसेसरी, आप समझो ना, नेटवर्क के अंदर अननेसेसरी प्रोग्राम्स आ जाएंगे अपने सिस्टम में। तो उस वो किसके वजह से, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर वॉर्म्स। ठीक है, तो देखो, कंप्यूटर वॉर्म इज अ कंप्लीट प्रोग्राम, वो खुद में एक प्रोग्राम है। अ कंप्यूटर वॉर्म कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, वो किस पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो खुद खुद ही एक प्रोग्राम है। जनरली इट इज नॉट कॉज, इट डू नॉट कॉज डायरेक्ट हार्म टू द कंप्यूटर सिस्टम। इट जस्ट गोज ऑन स्प्रेडिंग ऑन टू द नेटवर्क एंड कंज्यूम नेटवर्क रिसोर्सेज टू अ लार्ज एक्सटेंट, जिससे क्या होता है, नेटवर्क स्लो हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक पूरा का पूरा कोड नहीं है, लेकिन छोटा सा पार्ट है। लेकिन ये जनरली इसलिए लिखा जाता है ताकि कंप्यूटर्स को डायरेक्ट हार्म हो। ओके, तो ये ज्यादा डेंजरस है। अ कंप्यूटर वायरस इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम बट अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो पूरा खुद से एक प्रोग्राम नहीं है। तो वो क्या करेगा, जाके कोई तो भी दूसरे प्रोग्राम में चिपक जाएगा। उधर जाने के बाद वो पूरे प्रोग्राम को का हालत खराब करेगा। ठीक है, एकदम अजीब तरीके से अपना प्रोग्राम चलेगा, माइट भी अपना डेटा चुरा के किसी और को वो मेल पे चले गया। ओके, तो ये डेंजरस हो सकता है। इट कॉजेज डायरेक्ट हार्म टू द कंप्यूटर सिस्टम। इट हैज बीन रिटन विद क्लियर इंटेंशन ऑफ इन्फेक्टिंग अदर्स। अ कंप्यूटर वायरस करप्ट कोड एंड डेटा, तो कोड एंड डेटा को वो करप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्म एंड वायरसेस। ठीक है,
तो बेटा इसको छोड़ के कुछ इजी क्वेश्चंस और है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट देम, तो उस वो सब आपको मालूम ही है, नॉर्मल स्टेप्स वी कैन यूज एंटीवायरस, वी इंटरनेट से पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं यूज करने चाहिए नॉल। तो वो आप टेक्स्ट बुक्स में या पीडीएफ वगैरह में शेयर करूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, अ बिग चैप्टर, फुल थियोरी चैप्टर हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको सबको समझा होगा, एंड स्लोली पार्ट पार्ट में आप इसको आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, चलो बाय बाय।